दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2023 से लेके 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हम सब्जेक्ट दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने दोस्तों 2019 तक सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 के प्रश्नों को, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। 2018 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 के प्रश्नों को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो 2018 में पूछा गया पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी देश के व्यक्ति दोस्तों अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती। थर्ड कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है दोस्तों, और चौथा कह रहा है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण, ठीक है, कि बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। और चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही हैं, जबकि इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या की तरफ इस प्रश्न की हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें व्याख्या क्या दी गई है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, देखें। कह रहा दोस्तों कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होता है। फिर से पढ़िएगा कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि दोस्तों बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होता, जो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। इससे निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, कह रहा है कि वहीं अगोचर धन हमारे स्वयं व समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों जैसे कि दोस्तों एकता, ईमानदारी, ज्ञान आदि के विकास से संबंधित है, जो हमारी संपत्ति व ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। अतः कथन सेकंड एवं फोर्थ हमारे बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होती है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती, इससे दोस्तों निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, कह रहा है कि वहीं अगोचर धन हमारे स्वयं व समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों यानी कि एकता, ईमानदारी, ज्ञान आदि के विकास से संबंधित है, जो हमारी संपत्ति व ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः कथन सेकंड एवं फोर्थ बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ेंगे 2017 के प्रश्नों की तरफ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, कह रहा दोस्तों कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। सेकंड कह रहा है कि यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी, नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो सेकंड पॉइंट दिया गया है यह हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि दोस्तों जो कह रहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो दिया गया है इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी केवल सेकंड हम लोगों ने राइट आंसर मार्क किया। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर से पढ़ेंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। ऑप्शन सेकंड हमारा जो सेकंड पॉइंट दिया गया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए छोटी सी व्याख्या दी गई है, पढ़ लेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 दोस्तों क्या है, एक नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है जिसका आयोजन दोस्तों लगातार 36 घंटों तक हुआ। इसमें एक साथ भारत के 33 स्थानों से दोस्तों विभिन्न टीमों ने भागीदारी की, जिसमें देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल और टिकाऊ नवाचारी समाधान उपलब्ध कराए गए। फिर पढ़िएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन दोस्तों 2017 एक नॉन स्टॉप दोस्तों डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है जिसका आयोजन लगातार 36 घंटों तक हुआ। इसमें दोस्तों एक साथ भारत के 33 स्थानों से विभिन्न टीमों ने भागीदारी की, जिसमें देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल और टिकाऊ नवाचारी समाधान उपलब्ध कराए गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, फिर कह रहा है कि छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में दोस्तों रक्त अल्पता की घटना को कम करना। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। और चौथा कह रहा है मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर से पढ़िएगा कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। और सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, यह पॉइंट हमारा गलत है। और चौथा कह रहा है कि मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट पॉइंट जो हमारे दिए गए हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के संदर्भ में, इसको याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। और सेकंड जो कह रहा है कि छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना। ठीक है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं इस प्रश्न की, क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, कि राष्ट्रीय पोषण मिशन दोस्तों गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने एवं छोटे बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में रक्त अल्पता को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। फिर से पढ़िएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने एवं छोटे बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में रक्त अल्पता को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं। फिर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, ठीक है,
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हमारे सही दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल जो योग्यता फ्रेमवर्क है, इसके अधीन दोस्तों शिक्षार्थी क्या करते हैं, सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन दोस्तों शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता। और सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता। और सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य दोस्तों क्या है, संचरण है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और यही ऑप्शन बी हमारा केवल सेकंड पॉइंट सही दिया गया है। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है, इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, कह रहा है हमारा कि दोस्तों राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यह हमारा दिसंबर 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। फिर से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क दिसंबर 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन दोस्तों शिक्षार्थी सक्षमता प्रमाण पत्र औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक सभी शिक्षा माध्यमों से प्राप्त कर सकता है, अतः कथन एक हमारा असत्य है। फिर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी दोस्तों सक्षमता प्रमाण पत्र औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक सभी शिक्षा माध्यमों से प्राप्त कर सकता है, अतः कथन एक हमारा असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अपेक्षित परिणामों में है दोस्तों। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य क्या है, संचरण है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कह रहा है कि कौशल प्रशिक्षण के लिए दोस्तों राष्ट्रीय मानकों के रूप में। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की दोस्तों वैश्विक गतिशीलता आदि, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पहला कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अपेक्षित परिणामों में है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क दोस्तों इसके अपेक्षित परिणामों में पहला पॉइंट व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। सेकंड की कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता आदि। ठीक है, कह रहा है उल्लेखनीय है दोस्तों कि इस फ्रेमवर्क का संचालन हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जाता, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक क्या है, स्वायत्त निकाय है। ठीक है, फिर देखिएगा कि उल्लेखनीय है कि इस फ्रेमवर्क का संचालन दोस्तों राष्ट्रीय कौशल एजेंसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जाता, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 2017 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है दोस्तों कि विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है। कह रहा है कि विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। क्या है, देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। सेकंड कह रहा है कि निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। क्या है, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। क्या है, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल सेकंड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा कह रहा है कि निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, यह हमारी विद्यांजलि योजना का दोस्तों क्या है, प्रयोजन है। ठीक है, कह रहा है कि विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है। तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में गलत है। सेकंड पॉइंट
जो कह रहा है हमारा कि निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने ऑप्शन ए केवल सेकंड मार्क किया है। इस संदर्भ में याद रखिएगा सेकंड पॉइंट इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। देखिएगा सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए और व्याख्या भी दोस्तों साथ ही साथ में आप लोग देखते चलें, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में क्या होते हैं दोस्तों, हमारे प्रश्न तो रिपीट नहीं करते हैं लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों भुगतान संतुलन एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे विद्यांजलि योजना की दोस्तों व्याख्या पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना की शुरुआत की और इसका उद्देश्य है दोस्तों युवाओं को किसी भी नजदीकी सरकारी स्कूल यानी कक्षा 1 से 8 में अपनी सेवाएं देने को प्रोत्साहित करना है। अतः केवल दोस्तों कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है दोस्तों युवाओं को किसी भी नजदीकी सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8 में दोस्तों अपनी सेवाएं देने को प्रोत्साहित करना है। अतः केवल दोस्तों कथन सेकंड हमारा सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2017 में पूछे गए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2017 में पूछा गया 5वां प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को दोस्तों स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिससे दोस्तों समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ठीक है, कह रहा है कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है, तो याद रखें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिससे दोस्तों समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या भी हमारे इंपॉर्टेंट है, साथ ही में व्याख्या दोस्तों हम ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए देखेंगे व्याख्या क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम, ठीक है देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है, जिसे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के प्रति दोस्तों सहमति व्यक्त की है, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय है दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के प्रति सहमति व्यक्त की है, अतः विकल्प भी हम लोगों ने प्रश्न में बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए देखेंगे दोस्तों 2017 में पूछा गया छठा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया छठा प्रश्न देखिए, कह रहा दोस्तों पढ़ेंगे कि नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस हमारा क्या है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस को दोस्तों देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि इस संदर्भ में ना तो कथन फर्स्ट सही दिया गया है ना तो कथन सेकंड। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस हमारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही कथन दोस्तों गलत दिए गए हैं, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इस प्रश्न की देखिएगा क्या कह रहा है, व्याख्या देखिए
नेशनल करियर सर्विस दोस्तों परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, ना कि दोस्तों कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर देखिए, नेशनल करियर सर्विस परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा, यह पोर्टल दोस्तों मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया। साथ ही यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, करियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों ही कथन गलत दिए गए हैं। हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, विकल्प डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे कि नेशनल करियर सर्विस परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह पोर्टल दोस्तों मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही यह पोर्टल दोस्तों याद रखें नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, करियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही कथन हमारे गलत दिए गए हैं, विकल्प डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं। 2016 में पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए प्रश्न को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है हमारे 2016 में पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वह सूचक हैं जिसका दोस्तों जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वे सूचक हैं जिसका या जिनका दोस्तों IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अल्प पोषण होगा दोस्तों। ठीक है, फिर होगा हमारा शिशु वृद्धि रोधन और फिर हो जाएगा दोस्तों शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट भी हमारा सही दिया गया है और थर्ड पॉइंट भी हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वे सूचक हैं जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों अल्प पोषण बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड कह रहा है कि शिशु वृद्धि रोधन, यह भी हमारा सही है। और जो कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर, यह भी पॉइंट हमारा सही है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखिएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो भी व्याख्या दी गई है उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि जिसे हम कहते हैं GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों रिपोर्ट को विश्व स्तर पर भुखमरी को मापने एवं ट्रैक करने के लिए तैयार किया जाता है। कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट दोस्तों वैश्विक स्तर के साथ साथ देशों और क्षेत्रीय हिस्सों को भी दोस्तों दायरे में लेती है। क्या है देखिएगा, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है दोस्तों यह वैश्विक स्तर के साथ साथ देशों और क्षेत्रीय हिस्सों को भी दायरे में लेती है। और इस सूचकांक की गणना प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से भुखमरी खत्म करने एवं पोषण का स्तर बढ़ाने का संदेश विश्व स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 2016 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 118 देशों में भारत का 97वां स्थान है। ठीक है, आप अपडेटेड डाटा देख के जाएंगे। कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करने में निम्नलिखित दोस्तों याद रखें 4 सूचकों का उपयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों हमारा अल्प पोषण, दूसरा है दोस्तों शिशु वृद्धि रोधन, थर्ड है हमारा शिशु मृत्यु दर और फिर है दोस्तों लंबाई के अनुपात में कम वजन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट को विश्व स्तर पर भुखमरी को मापने एवं ट्रैक करने के लिए तैयार किया जाता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट वैश्विक स्तर के साथ साथ देशों और क्षेत्रीय हिस्सों को भी दायरे में लेती है। इस सूचकांक की गणना प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा की जाती है। GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से भुखमरी खत्म करने एवं पोषण का स्तर बढ़ाने का संदेश विश्व स्तर पर दिया जाता। कह रहा है कि 2016 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 118 देशों में भारत का 97वां स्थान है। लेकिन आप लोग परीक्षा के लिए अपडेटेड डाटा देख के जाएंगे। कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI रिपोर्ट तैयार करने में निम्नलिखित 4 सूचकों का उपयोग किया जाता।
पहला है हमारा अल्प पोषण दोस्तों, फिर है हमारा शिशु वृद्धि रोधन, सी है हमारा शिशु मृत्यु दर, और फिर है दोस्तों लंबाई के अनुपात में कम वजन। ठीक है, फिर पढ़िएगा अल्प पोषण, फिर है हमारा शिशु वृद्धि रोधन, फिर है शिशु मृत्यु दर, फिर है दोस्तों लंबाई के अनुपात में कम वजन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा सेकंड प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत सरकार की एक पहल है दोस्तों स्वयं, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत सरकार की एक पहल है दोस्तों स्वयं, इसका लक्ष्य क्या है। तो हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों क्या है, देखिएगा, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार की एक पहल दोस्तों स्वयं का लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी फिर से पढ़िएगा कि नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि स्वयं या स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स योजना। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों स्वयं या स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म होगा। योजना दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं जैसे दोस्तों आईआईटी, आईआईएम एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि स्वयं या स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स योजना दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, इसके अंतर्गत कई सौ पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। क्या है, इसके अंतर्गत कई सौ पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जैसे वे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाए जाते। अतः सीखने वाला व्यक्ति दोस्तों लर्नर किसी भी पाठ्यक्रम का ज्ञान या किसी भी प्रकार की शिक्षा इसके माध्यम से ग्रहण कर सकता, और यह जीवन भर सीखने का अवसर प्रदान कर दोस्तों आत्म वास्तविकरण, ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हेतु एक उपकरण साबित होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। स्वयं या स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत कई सौ पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जैसे वे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम दोस्तों जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाए जाते। अतः सीखने वाला व्यक्ति लर्नर किसी भी पाठ्यक्रम का ज्ञान या किसी भी प्रकार की शिक्षा इसके माध्यम से ग्रहण कर सकता, और यह जीवन भर सीखने का अवसर प्रदान कर आत्म वास्तविकरण की क्या है हेतु एक उपकरण साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है, उसको पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ दोस्तों हम बढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है, उसको दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दी गई है इस प्रश्न की आगे भी कुछ व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की आगे क्या व्याख्या दी गई है। चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है यहां सभी प्रकार के पाठ्यक्रम दोस्तों निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, परंतु सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लर्नर को शुल्क अदा करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि इसके प्रथम चरण में दोस्तों आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईआईएम बेंगलुरु इत्यादि अपने माध्यम से तथा विदेशी विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सहायता से प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान, ऊर्जा, मैनेजमेंट, दैनिक विज्ञान इत्यादि में शिक्षा प्रदान कर रहे। आगामी 2 से 3 वर्षों में इस योजना के तहत कम से कम 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित होने का क्या है दोस्तों अनुमान है। ठीक है, फिर देखिएगा, यहाँ सभी प्रकार के पाठ्यक्रम दोस्तों निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, परंतु दोस्तों कह रहा है कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लर्नर को शुल्क अदा करना होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसके प्रथम चरण में आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईआईएम बेंगलुरु इत्यादि अपने माध्यम से तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सहायता से प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान, ऊर्जा, मैनेजमेंट, दैनिक विज्ञान इत्यादि में शिक्षा प्रदान कर रहे, और आगामी 2 से 3 वर्षों में इस योजना के तहत कम से कम दोस्तों 1 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने का क्या है दोस्तों अनुमान है। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों क्या हमारे पूछे गए हैं 2013 में प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि जननांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा,
बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कुशलता विकास का क्या है प्रोत्साहन, क्या है कुशलता विकास का प्रोत्साहन, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। देखें, कह रहा है हमारा कि जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ठीक है, फिर देखिएगा कि जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, कह रहा है कि जननांकीय लाभांश से आशय है दोस्तों, क्या है जननांकीय लाभांश से आशय है भारत जैसे देश में दोस्तों 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से। किंतु दोस्तों यह जननांकिकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब इस विशाल जनसंख्या समूह को रोजगार प्राप्त हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आज भी दोस्तों कृषि पर आश्रित है और इसे कृषि से उद्योग व सेवा क्षेत्र की तरफ मोड़ने के लिए आवश्यक है कि इन्हें संबंधित कौशल से युक्त किया जाए। चीन जैसा देश इसका अच्छा उदाहरण है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या वर्तमान में कुल जनसंख्या का 63.4% है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 60% थी। फिर देखिएगा कि जननांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ठीक है, फिर देखिएगा व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों जननांकिकीय लाभांश से आशय हमारा क्या है कि भारत जैसे देश में 15 से 64 वर्ग आयु क्या है, भारत जैसे देश में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से। फिर पढ़िएगा कि जननांकिकीय लाभांश से आशय भारत जैसे देश में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से। किंतु यह जननांकिकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब इस विशाल जनसंख्या समूह को रोजगार प्राप्त हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या दोस्तों आज भी हमारी क्या है, कृषि पर आश्रित है। फिर देखिएगा अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है और इसे कृषि से उद्योग व सेवा क्षेत्र की तरफ मोड़ने के लिए आवश्यक है कि इन्हें संबंधित कौशल से युक्त किया जाए। चीन जैसा देश इसका अच्छा उदाहरण है। फिर देखिएगा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या वर्तमान में कुल जनसंख्या का 63.4% है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 60% थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 2012 के प्रश्नों की तरफ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या प्रश्न हमारे 2012 में पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि दोस्तों जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का क्या प्रयास है। ये सब प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या आप लोग देखिएगा। चलिए कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का क्या है दोस्तों, प्रयास क्या है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है जननी सुरक्षा योजना का क्या है, हमारा कार्यक्रम का प्रयास है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना का प्रयास है। ठीक है, कार्यक्रम का प्रयास है। तो पहला कह रहा है कि संस्थागत क्या है, प्रसव को प्रोत्साहित करना। सेकंड कह रहा है कि प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की दोस्तों आपूर्ति करना। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के प्रयास हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, इस संदर्भ में बिल्कुल सही दोस्तों पॉइंट हमारे दिए गए हैं कि संस्थागत प्रसव को दोस्तों हम प्रोत्साहित करेंगे जननी सुरक्षा योजना के द्वारा। फिर जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, तो यह भी पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पॉइंट फर्स्ट और सेकंड सही हैं, जबकि थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर देखिएगा कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के प्रयास क्या हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, और सेकंड जो कह रहा है कि प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो यह पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है, थर्ड पॉइंट गलत है। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या दोस्तों पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है हमारा कि जननी सुरक्षा योजना दोस्तों यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए किया गया दोस्तों क्या है, हमारा प्रयास है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए कि जननी सुरक्षा योजना दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए किया गया प्रयास है। एक बार और पढ़िएगा, कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए किया गया प्रयास है। कह रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में बदलाव करते हुए 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके प्रयास दोस्तों निम्नांकित उद्देश्यों से प्रेरित हैं। फिर पढ़िएगा,
कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए किया गया प्रयास है। क्या है जननी सुरक्षा योजना? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए किया गया प्रयास है। कह रहा है हमारा देखिएगा कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना क्या है? कह रहा है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इस प्रश्न के आगे भी कुछ डिटेल दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न की आगे डिटेल क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में बदलाव करते हुए 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और कह रहा है कि इसके प्रयास दोस्तों निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित हैं, ठीक है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में बदलाव करते हुए 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई और यह 100% दोस्तों केंद्र प्रायोजित योजना है। कह रहा है कि इसके प्रयास निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि निर्धन गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना है। फिर देखिएगा कि निर्धन गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना। फिर पढ़िएगा निर्धन गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि संस्थागत प्रसव के लिए नगद सहायता यानी कि प्रसव पश्चात देखरेख के लिए भी। फिर देखिएगा संस्थागत प्रसव के लिए नगद सहायता यानी कि प्रसव पश्चात देखरेख के लिए भी। और फिर कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को इस योजना से जोड़ना। क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि दोस्तों आशा को इस योजना से जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती स्त्री को रुपए 1400 और आशा को रुपए 600 तथा शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिला को रुपए 1000 व आशा को रुपए 200 की नगद सहायता देना। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती स्त्री को रुपए 1400 और आशा को रुपए 600 तथा शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिला को रुपए 1000 व आशा को रुपए 200 की नगद सहायता देना। फिर देखिएगा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती स्त्री को रुपए 1400 और आशा को रुपए 600 तथा शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिला को रुपए 1000 तथा आशा को रुपए 200 की नगद सहायता देना, ठीक है। चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 2012 में पूछा गया दूसरा प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन से हैं? फिर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि दोस्तों आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्त्रियों को दोस्तों प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। सेकंड पॉइंट की गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। थर्ड कह रहा है कि पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। चौथा कह रहा है बच्चे का प्रसव कराना। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, ठीक है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। सेकंड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। फिर देखिएगा गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। और जो थर्ड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। क्या है? पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। तो यह भी पॉइंट हमारा आशा के संदर्भ में सही है। जबकि चौथा जो कह रहा है कि बच्चे का प्रसव कराना, यह पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है, पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों कि बच्चे का प्रसव कराना आशा के कार्यों में शामिल नहीं है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के तहत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्यों में शामिल है। फिर पढ़िएगा कि बच्चे का प्रसव कराना आशा के कार्यों में शामिल नहीं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के तहत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्यों में शामिल है। तो पहला पॉइंट पढ़िएगा कि स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे पोषण, बुनियादी स्वच्छता, सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन, स्वस्थ जीवन व कार्यदशाएं। फिर देखिएगा
स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे दोस्तों पोषण, बुनियादी स्वच्छता, सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन, स्वस्थ जीवन व कार्यदशाएं। नेक्स्ट पढ़िएगा कि प्रसव की तैयारी जैसे दोस्तों बर्थ प्रिपेयर्डनेस, पर महिलाओं को परामर्श काउंसलिंग देना, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, अनुपूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोध और महिलाओं को सामान्य संक्रमणों जैसे दोस्तों प्रजनन मार्ग संक्रमण यानी कि यौन संचरित संक्रमण, ठीक है, की जानकारी देना और बच्चों की देखरेख के बारे में महिलाओं की काउंसलिंग करना, ठीक है। फिर पढ़िएगा कि स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे दोस्तों पोषण, बुनियादी स्वच्छता, सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन, स्वस्थ जीवन व कार्यदशाएं। फिर कह रहा है कि प्रसव की तैयारी, बर्थ प्रिपेयर्डनेस, पर महिलाओं को परामर्श देना। फिर है दोस्तों सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, अनुपूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोध और महिलाओं को सामान्य संक्रमणों जैसे दोस्तों क्या है प्रजनन मार्ग संक्रमण और यौन संचरित क्या है दोस्तों संक्रमण, ठीक है, की जानकारी देना और बच्चों की देखरेख के बारे में महिलाओं की काउंसलिंग करना। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे हमारे क्या पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि आशा महिलाएं दोस्तों आंगनवाड़ी, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं जैसे टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, प्रसव पूर्व देखभाल जांच, प्रसव पश्चात देखभाल जांच, अनुपूरक पोषण, स्वच्छता और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा कि आशा महिलाएं आंगनबाड़ी, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं जैसे टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल जांच, प्रसव पश्चात देखभाल जांच, अनुपूरक पोषण, स्वच्छता और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि आशा द्वारा दोस्तों गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करने का कार्य भी किया जाता है। फिर देखिएगा आशा द्वारा गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करने का कार्य भी किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप आशा के संदर्भ में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं में भी दोस्तों इन प्रश्नों से संबंधित पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे, ठीक है। चलिए 2012 में जो पूछा गया दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। अवसंरचना से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जिसमें हम 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा तीसरा प्रश्न जो कह रहा है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों कि यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हमारे सम्मिलित हैं, ठीक है। फिर देखिएगा इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को, और उसमें भी दोस्तों हम अवसंरचना से संबंधित यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूएनडीपी के समर्थन से दोस्तों ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हमारे सम्मिलित हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पारिवारिक स्तर पर दोस्तों क्या है, पारिवारिक स्तर पर दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। और फिर हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों क्रय शक्ति समता। थर्ड कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हमारे सम्मिलित हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि पारिवारिक स्तर पर दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। फिर देखिएगा यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, जबकि इस संदर्भ में दोस्तों सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट पॉइंट हम राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है हमारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कह रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, निर्धनता मापक उपकरण है, जिसे दोस्तों ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया है। इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे दोस्तों यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में शामिल किया गया था। इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं। फिर से पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक अंतरराष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है
जिसे दोस्तों ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया है। इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों 2010 में क्या है दोस्तों शामिल किया गया है। ठीक है, कह रहा है और इसे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में शामिल किया गया। इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक क्या है दोस्तों सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में शामिल किया गया था। इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक क्या हैं दोस्तों हमारे सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की आगे भी जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षा जिसमें दोस्तों क्या है स्कूलिंग का वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। ठीक है, इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं जिनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि शिक्षा जिसमें दोस्तों स्कूलिंग का वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्वास्थ्य दोस्तों जिसमें बाल मृत्यु व कुपोषण शामिल है। ठीक है, फिर देखिएगा पहला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा जिसमें दोस्तों स्कूलिंग का वर्ष और क्या है विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि स्वास्थ्य जिसमें बाल मृत्यु व कुपोषण शामिल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जीवन स्तर दोस्तों जिसमें शामिल है। पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत सुविधा का अभाव, सेकंड कह रहा है पेयजल का अभाव, फिर कह रहा है दोस्तों स्वच्छता का अभाव, फिर कह रहा है कि अस्वच्छ फर्श, फिर कह रहा है खाना पकाने के ईंधन का अभाव, फिर कह रहा है कि परिसंपत्तियों जैसे दोस्तों टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, कार अथवा ट्रैक्टर का अभाव। कह रहा है कि इस प्रकार कुल 3 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तहत कुल 10 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मापा जाता है। फिर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है जिसे दोस्तों ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया। इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे दोस्तों यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में शामिल किया गया था। इस सूचकांक में दोस्तों क्या है कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं। देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इस सूचकांक में जो कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा जिसमें स्कूलिंग का वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि स्वास्थ्य के बारे में, तो पहला पॉइंट हमारा एजुकेशन से संबंधित है, दूसरा हमारा हेल्थ से। पहला पढ़िएगा कि एजुकेशन दोस्तों जिसमें स्कूलिंग के वर्ष हैं और विद्यालय में उपस्थिति शामिल है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ है जिसमें दोस्तों बाल मृत्यु व कुपोषण शामिल है। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा जीवन स्तर जिसमें शामिल है दोस्तों। पढ़िएगा, कह रहा है कि पहला है हमारा विद्युत सुविधा का अभाव, सेकंड कह रहा है कि पेयजल का अभाव, थर्ड कह रहा है स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन का अभाव, चौथा कह रहा है अस्वच्छ फर्श हमारी फ्लोरिंग, फिर कह रहा है कि खाना पकाने के ईंधन का अभाव, फिर कह रहा है हमारा कि परिसंपत्तियों जैसे टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, कार अथवा ट्रैक्टर का अभाव। कह रहा है दोस्तों इस प्रकार, देखिएगा, कह रहा है कि इस प्रकार कुल 3 श्रेणियों जैसे कि दोस्तों हमारा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जीवन स्तर हो गया, इसके तहत कुल 10 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मापा जाता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह पूरी तरह से हम लोगों ने व्याख्या कवर कर लिया। चलिए 2011 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत की गिनती दोस्तों जननांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, पढ़िएगा फिर से देखिएगा, कह रहा है कि भारत की गिनती दोस्तों जननांकिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत की गिनती दोस्तों जननांकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या हमारी क्या है दोस्तों अधिक है। फिर देखिएगा, भारत की गिनती दोस्तों जननांकिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। यहाँ 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को। क्या रहा दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है कि भारत की गिनती दोस्तों जननांकिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में इसलिए की जाती क्योंकि दोस्तों यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस कार्यशील जनसंख्या को 15 से 64 आयु वर्ग के रूप में निरूपित किया गया है। फिर देखिएगा कि भारत की गिनती दोस्तों हम जननांकिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस कार्यशील जनसंख्या को 15 से 64 आयु वर्ग के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। अवसंरचना से संबंधित दोस्तों सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है जो कि 2023 से लेकर 2011 तक पूछे गए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहे हैं। 2023 से लेके 2011 तक जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हमारे, देखिएगा क्या कह रहे हैं। 2023 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन से पूछे गए प्रश्नों में हम देखेंगे। इसमें भी दोस्तों हम 2023 से लेकर 2011 तक प्रश्नों को कवर करेंगे। अवसंरचना से संबंधित सारे प्रश्नों को जो 2023 से लेकर 2011 तक पूछे गए थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन से पूछा गया पहला प्रश्न 2023 में जो पूछा गया है, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिएगा कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा। पहला कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। ठीक है, पढ़िए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। ठीक है, फिर कथन सेकंड पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पढ़िएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि कथन फर्स्ट हमारा सही है किंतु कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, कथन सेकंड हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, क्योंकि कथन फर्स्ट हमारा सही है, कथन सेकंड हमारा गलत है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है हमारा, देखिएगा कह रहा है कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद शुरू की है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद क्या है दोस्तों, प्रारंभ की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ अमेरिका व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के लिए प्रमुख वैश्विक व्यापार, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों के दृष्टिकोण का समन्वय करने और साझा मूल्यों के आधार पर ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 15 जून 2021 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, सही है। फिर देखिएगा कि यूरोपीय संघ अमेरिका व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के लिए प्रमुख वैश्विक व्यापार, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों के दृष्टिकोण का समन्वय करने और साझा मूल्यों के आधार पर ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि इसकी स्थापना 15 जून 2021 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के साथ टीटीसी के कार्यों पर चर्चा की है, जिसे हम कहेंगे व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, फिर देखिएगा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के साथ दोस्तों व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के कार्यों पर चर्चा की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हमारा कि परिषद के माध्यम से यूरोपीय संघ और अमेरिका एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्या है, परिषद के माध्यम से यूरोपीय संघ और क्या है हमारे अमेरिका एक साथ मिलकर दोस्तों कार्य कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की सेवा सुनिश्चित करना। फिर देखिएगा कि व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की सेवा सुनिश्चित करना। फिर पढ़िएगा कि व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों, सेवा सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे भी इस प्रश्न के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहे हैं आगे जो हमारे इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस प्रश्न से संबंधित जो आगे हमारे पॉइंट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगे भी इस प्रश्न के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए
क्या कह रहे हैं इस प्रश्न के पॉइंट? कह रहा है कि तकनीकी एवं औद्योगिकी नेतृत्व को मजबूत करना, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करना, और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारा कथन सेकंड जो है वह सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि तकनीकी एवं औद्योगिक नेतृत्व को मजबूत करना, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करना, और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारा कथन सेकंड सही नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता यानी कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो कि, ठीक है, फिर से देखिएगा। कह रहा है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि क्या है दोस्तों? फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि यूरोपीय संघ का दोस्तों स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो कि, पहला पॉइंट देखिएगा कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। फिर सेकंड कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन ए। केवल एक कथन हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है। ठीक है, जो पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को क्या करती है दोस्तों? सीमित करती है। क्या है? यूरोपीय संघ के बजटीय घाटे के स्तर को क्या है दोस्तों? सीमित करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। और जो थर्ड कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। केवल फर्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में सही है। फिर से पढ़िएगा कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ठीक है, व्याख्या इसकी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, केवल एक पॉइंट इस संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए व्याख्या पढ़ेंगे, क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों की स्थिरता एवं समृद्धि समझौता एक राजनीतिक समझौता है जो यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदस्य राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित करता है। अतः कथन एक हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि स्थिरता एवं समृद्धि समझौता एक राजनीतिक समझौता है जो यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदस्य राज्य के राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित करता। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है? सही है। फिर पढ़िएगा कि स्थिरता एवं समृद्धि समझौता एक राजनीतिक समझौता है जो यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदस्य राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित करता है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य किसी सदस्य राज्य की गैर जिम्मेदार बजटीय नीतियों द्वारा पूरे यूरो क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को असंतुलित होने से रोकने तथा दोस्तों यूरोपीय मौद्रिक संघ के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। फिर पढ़िएगा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य है किसी सदस्य राज्य की गैर जिम्मेदार बजटीय नीतियों द्वारा पूरे यूरो क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को असंतुलित होने से रोकने तथा दोस्तों यूरोपीय मौद्रिक संघ के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि यूरोपीय संघ स्थिरता एवं समृद्धि समझौता आधारिक संरचना सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं करता है, इसलिए कथन थर्ड और सेकंड हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं। फिर पढ़िएगा कि यूरोपीय संघ स्थिरता एवं समृद्धि समझौता आधारिक संरचना सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं करता। अतः कथन सेकंड और थर्ड हमारे सही गलत दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट कथन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, केवल एक कथन इसमें सही है जो कि फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। ठीक है, 2022 में पूछे गए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर देखिएगा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, MTCR की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिएगा
कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। थर्ड कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR। और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। कह रहा है कि भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है, तो हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का भी सदस्य हमारा भारत है। और सेकंड जो कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी दोस्तों भारत सदस्य है। और फिर कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हमारा भारत सदस्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी दोस्तों भारत सदस्य है, SCO का भी सदस्य है दोस्तों, और MTCR जिसे हम कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी सदस्य दोस्तों भारत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। सारे प्रश्न दोस्तों जो PYQ हम लोग हल करते चल रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसलिए साथ ही साथ दोस्तों प्रश्नों के साथ आप लोग व्याख्या भी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।